उससे उसको स्टार्ट करने से पहले एग्रीकल्चर के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं। एमएसपी तो आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया में अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट हमारे देश की जीडीपी में, नाउ सम स्टूडेंट में आस्क यू व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 17% है। नाउ व्हाट इज जीडीपी, जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो देश की जो टोटल प्रोडक्शन है वो 100% है और इसमें से आपका 17% ये जो शेयर है ये एग्रीकल्चर से आता है। बट देश की जितनी भी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स देश की जितनी भी है उसका अप्रोक्स 50% आपका एग्रीकल्चर में है। नाउ सो चैलेंजेस दैट कि हमारे देश की जो 50% वर्कफोर्स है उसकी अर्निंग देश की सिर्फ 17% है। तो एग्रीकल्चर में एक तो ये मेन चैलेंज है। दूसरा, अगर हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, हमारे देश के 85% फार्मर्स, ये डेटा दिया था आपका नीति आयोग ने, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 85% हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ 1.2 हेक्टेयर है। 1.2 हेक्टेयर है और ये काफी छोटा है, यानी कि 85% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? इसका मतलब ये है कि ये सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग आप यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लैंड होल्डिंग इतनी छोटी है कि इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगा तो ईल्ड नहीं होगी। इसलिए अगर आप देखते हैं ऑलमोस्ट इंडिया की जो टॉप क्रॉप्स हैं लाइक व्हीट एंड राइस, इनकी भी जो ईल्ड है वो अप्रोक्स 40% होगी। मतलब वर्ल्ड की जो कंट्री है वो एक पर्टिकुलर लैंड से जितना प्रोड्यूस कर पा रही है हमसे 40% कर पा रहे हैं, तो ईल्ड बहुत कम है। एक और देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये फिगर शॉकिंग होगी। हमारे देश में जितना भी जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसका मेन अगर आप कंजम्पशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट 75% एग्रीकल्चर में कंज्यूम होता है। कई बार आप सुनते हैं ना वाटर स्केयर इंडिया एक कंट्री बन चुका है, वेरी स्केयर बनने वाला है बहुत जल्दी। नीति आयोग के अकॉर्डिंग बाय 2030 देश की 66.7% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा नियर बाय सोर्सेज पे। हमें पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाना पड़ेगा, किसी और वे से हमें उन्हें पानी देना होगा। नाउ इन दैट केस, क्योंकि इंडिया के बारे में अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया में है, बट वर्ल्ड का सिर्फ 3% ड्रिंकिंग वाटर का रिसोर्स है। तो ऑलरेडी हमारे पास स्केर्सिटी है। इसमें से फिर ये पता चलता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर का पैटर्न है ऑलमोस्ट 75% एग्रीकल्चर में ही कंज्यूम हो जाता है। तो कई बार आप बहुत सारे लोग जो वाटर पॉलिसी के कोर्स में जाना चाह रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आप घरों में बूंद बूंद कितना भी बचाइए, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं करेंगे। 75% जो हमारे देश का वाटर है वो एग्रीकल्चर कंज्यूम कर रहा है। ये जो हाउस होल्ड है वो तो सिर्फ 7 या 8% है। आप और हम लोग जो यूज करते हैं ओनली 7 एंड 8% डोमेस्टिक यूज के लिए। 75% एग्रीकल्चर में यूज होता है। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर में आज भी हम फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। फ्लड इरिगेशन की खेत में पानी भरा वो है। तो बहुत यहाँ पे ये पुरानी टेक्नोलॉजी अपडेशन है ही नहीं। इतना काफी है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी कुछ पूछना है तो यू मे आस्क। सर 75% ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। मैडम एग्रीकल्चर में शॉकिंग फिगर है। एग्रीकल्चर हमारा कंज्यूम करता है।
कोई क्वेश्चन या कुछ इससे कुछ पूछना हो या बताना हो, अगर आप लोगों को कोई और अच्छा सा फैक्ट पता है तो आप बता भी सकते हैं। तो ये जो सारा अभी रिफॉर्म बिल्स आए हैं फार्मिंग में, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी चल रही है, मुझे वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया उनका इम्प्लीकेशंस क्या है, अगर आप वो डिस्कस कर सकते हो। सी अभी के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट करंट अफेयर्स में मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि यस, एमएसपी आने के बाद हल्का सा पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए ये थोड़ी दिक्कत की बात है, थोड़ा सा उन पे इफेक्ट होगा, बट ये नेशन इंटरेस्ट में स्टेप है, क्योंकि एमएसपी पे जितनी भी प्रोक्योरमेंट होता है, वीट के केस में, तो वीट के केस में आप देखेंगे जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है, ऑलमोस्ट 60-70% जितना प्रोक्योरमेंट होता है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही हो जाता है। और राइस के केस में भी अच्छा खासा 30-40%। तभी आप देखिए कि मेन जो प्रोटेस्ट में आगे आ रहे हैं पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स आ रहे हैं। तो ये अगेन अच्छी स्टेप है, बट कई बार बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म होते हैं, वो इट्स अ गुड इकोनॉमिक्स बट अ बैड पॉलिटिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स तो अच्छी है बट अ बैड पॉलिटिक्स। फार्म लॉन वेवर इज अ गुड पॉलिटिक्स बट अ बैड इकोनॉमिक्स। तो ये इशू होता ही है, डायलेमास होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो ये पूरा इशू क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमएसपी, एंड थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमें ऑल ओवर समझना होगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तभी आप देखिए सी हो क्या रहा है, हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एमएसपी, एंड एक 1 kg राइस की जो कॉस्ट होती है वो 3000 नहीं, कॉस्ट 3000 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। एक कंट्री जो वाटर स्केयर हो वो कभी भी राइस का एक्सपोर्ट नहीं करेगी। टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना की प्रोडक्शन हमसे ज्यादा है, लेकिन वो राइस को एक्सपोर्ट नहीं करता है बिकॉज इट इज वेरी वाटर इंटेंसिव। अभी आप रिसेंटली सुन रहे होगे, 1-2 दिन चाइना, अभी न्यूज में चल रहा है कि चाइना इज ट्राइंग टू इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। तो वो राइस को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइस को कभी एक्सपोर्ट नहीं करता है। 1980s तक हम नेट वाटर इंपोर्टर थे। ये वाटर इंपोर्टर का मतलब है एग्रीकल्चर की, हम क्रॉप्स जो इंपोर्ट करते थे वाटर इंटेंसिव, तो नॉर्मली उनको इंपोर्ट ही करते थे। अब हम नेट वाटर एक्सपोर्टर है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल को हम एक्सपोर्ट करते हैं। दीज आर ह्यूज वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे वाटर स्केर्सिटी है, यू कैन इमेजिन कि अभी आपको 20 रुपए लीटर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, और रूरल इलाके में तो आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता ही नहीं है, कॉन्टेमिनेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट, और बहुत सारी फिर डिजीज भी फैलते हैं। तो इंडिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं, एयर भी क्लीन नहीं है, वाटर भी क्लीन नहीं है, फूड भी हमारे देश का है, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो हेल्थी होगा? हेल्थी नहीं होगा। तो दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ है ही नहीं हमारे देश में। 50% जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन है, अंडरवेट है, और 60% जो वुमेन है, फीमेल्स है, वहां पे आयरन डिफिशियंसी आपको मिलेगी। सो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हेल्थी तो है ही नहीं। ओके, सो आते हैं सर, या बैक टू अवर मेन टॉपिक। सर ये जो आपने बताया था कि 75% पानी यूज होता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हुआ या उससे, उसकी वजह से बढ़ा, या उससे पहले भी इतना ही था? सी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे तो, ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला किसी को मैं समझाऊं? फटाफट जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं मेन टॉपिक पे ही आ रहा हूं, बाकी बच्चे भी अगर सुनना चाहते हो। ये सब बता दो। एक वोट है ये बस, बाकी एक वोट पे नहीं काम चलेगा। यस सर। यस सर। बाकी बच्चे पक्का कसम खा के आते हैं कि सर हिम्मत है तो बुलवा के देखो, चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। ओके, सो जस्ट देख लेना, क्योंकि एफसी, आई गेस, आई होप कि मैंने आपको बताया होगा, बट सी 1960s में इंडिया के सामने बड़ा चैलेंजिंग एज थी। मैंने यहाँ पे आपको कई बार बता चुका हूँ इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंज थे। बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी 1960s। और ये 1916 वो टाइम है जिस टाइम में 3 CR people were died in China.
just because of hunger and starvation के कारण 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। इंडिया में भी सिचुएशन डिफिकल्ट थी, और ये जो 1960s वाली डेकेड है, ये तो आपको मैं 3-4 फैक्ट मैंने बताए भी होंगे, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंडिया के लिए बड़ी चैलेंजिंग थी। एंड देयर वाज एन नंबर ऑफ चैलेंजेस, लाइक नंबर 1 डुअल वॉर, 2 वॉर हमने लड़ी थी, 1962 विद चाइना, एंड चाइना ने अच्छे से हमें हराया था, हमारी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया। यस, चाइना ने अक्साई चीन का जो इलाका है टोटली, दैट एरिया वाज एनेक्स्ड बाय चाइना इन 1962। हमको अच्छे से ह्यूमिलिएट किया था। अरुणाचल प्रदेश पूरा चाइना ने एनेक्स कर लिया था, और 1962 में शुक्र मनाओ कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में पूरा अंदर आने के बाद छोड़ के वापस चला गया। तो ये सिचुएशन थी। इवन जब भी अभी आप पढ़ते हो 1962 की जब भी एनिवर्सरी होती है, जो चाइना में मेन डिस्कोर्स होता है, डिबेट होती है, वो इस बारे में नहीं होती है कि इंडिया के हम कैसे जीते, वो इस बारे में होती है कि चाइना ने उस टेरिटरी को एक्वायर करने के बाद छोड़ा क्यों। आज आप उस पर क्लेम कर रहे हो, तो उस टाइम पे ही क्यों छोड़ा था। अगेन इन 1965 अगेन वो पाकिस्तान, एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि अभी जस्ट एक डोकलाम, क्या जस्ट एक छोटा सा आपका LAC पे हुआ है, गलवान हुआ है, और अभी आप देखिए देश का कितना बड़ा रिसोर्स चला गया। उस टाइम पे फुल फ्लेज वॉर थी, फुल फ्लेज 3 सालों के अंदर में 2 वॉर, डिवास्टेटिंग एक इफेक्ट था किसी भी कंट्री के लिए एंड किसी भी पुअर कंट्री के लिए। 1962 में आप हार गए, फिर पाकिस्तान के साथ समहाउ मैनेज किया, एंड अगेन 1971 में तो चलो हमारा ज्यादा लॉस नहीं हुआ, बट अगेन तो डुअल वॉर थी। सेकंड डुअल यहाँ पे ड्राउट थी, ड्राउट 80% that time 80% farmers of India were dependent upon monsoon, and monsoon was failed 2 successive years। 2 साल लगातार मानसून फेल हो गया, तो पूरा देश में फूड शॉर्टेजेस थी। एंड सिचुएशन ये थी कि सी उस टाइम के आज के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि मित्रों, जो भी वो बोलते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस टाइम के प्रधानमंत्री और सेइंग कि मित्रों एक टाइम रोटी खाना, देश में इतना गेहूं नहीं है, रोटी कम खाओ, थोड़े भूखे रहो, काम चलेगा, बिकॉज द स्टॉक ऑफ व्हीट वाज लिमिटेड। उस टाइम के प्रधानमंत्री ने अपील की थी, और सीरियसली उस टाइम पे ऐसा ही था कि लोगों के पास पेट भर के खाने के लिए व्हीट नहीं था, और तो उस टाइम पे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तब फिर यूएस से हमने एक एग्रीमेंट किया, एंड एवरी इंडियन मस्ट नो अबाउट दिस एग्रीमेंट, PL 480। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन इंडिया की तो कभी नहीं हुई थी। PL 480 एग्रीमेंट हमने किया, एंड इस PL 480 एग्रीमेंट में यूएस ने हमसे बोला कि ठीक है आपको वीट देंगे, और वीट जब यूएस ने दिया, ये फॉर्डर था, वो एनिमल्स के लिए यूज करते थे, 3rd क्वालिटी का वीट था, वो हमें मिलता था। एंड इस इंडिया की सिचुएशन को आई गेस मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, इसको बोलते थे शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, माउथ एग्जिस्टेंस। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस था, शिप टू माउथ। एक शिप यूएस से आती थी, ट्रेन में लोड होती थी, मतलब पोर्ट पे आती थी, वहां से ट्रेन में लोड होता था, तब देश के लोगों तक खाना पहुंचता था। तो ये हमारा उस टाइम पे एग्जिस्टेंस था। एंड सी उस टाइम पे कुछ ये ऑफिशियल मैंने नहीं सुना है, एक है अशोक गुलाटी, उन्होंने भी बोला है कि मैंने सुना था। तो उन्होंने बोला है कि जब नेहरू जी 1960s में यूएस गए थे, तो यूएस की जो मेन जो वहां का कॉफी क्लब जैसे हम बोलते हैं, जो कोर इंटेलिजेंसिया था, वो मॉकरी इंडिया को के ऊपर मॉकरी करते थे, हंसते थे कि सी यू आर अ सोशलिस्ट कंट्री, यू आर अडॉप्टेड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रशिया, बट व्हेन इट्स कम टू फीडिंग अवर पीपल, योर पीपल, तब आप खाना मांगने के लिए, वीट लेने के लिए हम अमेरिकन्स के पास आते हो। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच ह्यूमिलेटेड दीज स्टेटमेंट्स वर एट दैट टाइम। सो इंडिया के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। और फिर यूएस ने बोला कि वियतनाम वॉर में हमें ज्वाइन करो, हमें हेल्प करो, हम नहीं चाहते थे, यूएस प्रेशर बना रहा था ये। एंड एक और 1964 में डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सी आज के टाइम में आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हो, कुछ भी है, उनकी पॉलिसीज में भी गलत हो सकती है, बट दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री, और लोग उन पे ट्रस्ट करते थे, उम्मीद थी, होप थी। उनकी डेथ हो गई, और इसी समय हमारे जो शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बिकॉज सोल्जर्स वर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर एंड किसान थे वो खेतों में लड़ रहे थे। ये सिचुएशन थी उस टाइम। इस सिचुएशन में अब हुआ क्या,
इस बैकग्राउंड के साथ जब हम आगे चलते हैं तो इस बैकग्राउंड के साथ हुआ क्या भाई कि यूएस में 1960s में मैक्सिको में स्पेशली नई वैरायटी के सीड्स मिले एंड एम एस स्वामीनाथन ने जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में बोलते हैं, इन्होंने उन सीड्स को इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, R&D की, एंड इनकी हेल्प से इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन है। नाउ व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? कुछ नहीं है, HVY सीड, हाई यील्ड वैरायटी के सीड थे, एच हाई यील्ड वैरायटी, सॉरी HYV है ना सर? हाँ, HYV सीड्स थे, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स थे। प्लस आपको इनको इरिगेशन देना है तो वाटर आपको देना है, और वाटर के लिए इनको एक प्रॉपर सप्लाई चाहिए थी। इसका मतलब है यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, देयर शुड बी अ सर्टेन गारंटी। तो यहाँ पे इरिगेशन था, तो इरिगेशन हमारे देश में मेनली वेस्टर्न इंडिया में ही था मेन, तो इसलिए पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, मैं ग्रेटर नोएडा में, इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, दिल्ली भी बोल लो। प्लस आपको फर्टिलाइजर लगाना था, प्लस आपको पेस्टिसाइड लगाने थे। नाउ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आपको यूज करना था। यहाँ पे मैं एक डेटा आपको दूंगा, यही हाइल्ड वैरायटी का सीड था। सुनिए, हमारे देश में उस टाइम पे फार्मर्स के पास आज भी पैसा नहीं है, उस टाइम पे बहुत गरीब थे। एक फार्मर से आप बोल रहे हो कि यू हैव टू परचेज, आपको महंगे बीज खरीदने होंगे और आपको फर्टिलाइजर खरीदना होगा, पेस्टिसाइड खरीदना होगा। इवन ये तीनों चीजें सब्सिडाइज थी, बट सब्सिडाइज होने के बाद भी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। फार्मर से आप इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए बोल रहे हो, वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो इसलिए हमने उनको गारंटेड प्राइस दिया। हम आपको गारंटेड प्राइस दे रहे हैं प्लस गारंटेड परचेज दे रहे हैं। तो एमएसपी सरकार लेके आएगी, हम आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से हम आपको 1500 रुपए देंगे 100 केजी वीट के, ये रेट देंगे। आपका सीजन जब आप खेती कर रहे हो उससे पहले आपको बता देंगे एंड गारंटेड परचेज करेंगे। तो फार्मर को पता है कि मेरे अगर एक खेत से इतनी प्रोडक्शन होती है तो गारंटेड मुझे इनकम मिलेगी, तब ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया था। जस्ट यहाँ पे मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1970s में 1970 में हमारे देश की आई गेस प्रोडक्शन थी 75 मिलियन टन फूड ग्रेन की, और फर्टिलाइजर का कंजम्पशन था 1 मिलियन टन। और 2015 में अगर आप देखेंगे तो हमारी फूड की टोटल प्रोडक्शन हो गई 250 मिलियन टन, एंड यहाँ पे जो हमारे फर्टिलाइजर का कंजम्पशन हो गया वो गया 25 मिलियन टन, 25 मिलियन टन, और मेनली यूरिया है। तो यू कैन इमेजिन कि ये जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, आप जितना भी वीट और राइस खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, इट इज जस्ट यूरिया है। So ये सारा डेटा, ये आपको डेटा कहीं पे नहीं मिलेगा, आई गारंटी। मुझे ये बड़ा मुश्किल से डेटा मिला है, लिखते रहना। सो 75 मिलियन टन उस टाइम पे टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी, 1 मिलियन टन सिर्फ फर्टिलाइजर यूज होता था। क्योंकि आप देखिए 1970 में 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका था, तो तब से ही है। और अब तो देखिए 25 मिलियन टन हो गया है, एंड फ्यूचर बाय 2025 टारगेट ये है कि प्रोडक्शन 300 प्लस मिलियन टन हो जाएगी, एंड फर्टिलाइजर का कंजप्शन ऑलमोस्ट 45 मिलियन टन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक भी है बट केमिकल ज्यादा है, यहाँ पे तो केमिकल बहुत ज्यादा है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो आप जो भी खा रहे हैं मेनली फर्टिलाइजर ही है, यूरिया ही है। इसलिए इंडिया का जो राइस है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ है ही नहीं, यूरिया है। इसलिए आप राइस खाइए, वेट बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशन विटामिन की डिफिशियंसी तो हो जाएगी क्योंकि मिनरल्स है। आई होप इतना काफी है, जस्टिस कर दिया इस मैंने टॉपिक के साथ। सो जस्ट 2 मिनट का टाइम है, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू लाइक टू। बताइए सर।
ओके, आते हैं टॉपिक। तो ये एक मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जस्ट ये 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा इसमें। मैं दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए, किसी भी देश में दिस इज अ स्टेट एंड ये सिटीजन्स है। तो स्टेट सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है राइट्स, और ये जो राइट का कॉन्सेप्ट है मेनली ये आपका वेस्टर्न कंट्री का है, वेस्टर्न कंट्रीज में, और मेनली आपका कैपिटलिस्ट कंट्रीज में। यहाँ पे लोगों को राइट्स मिलते हैं, स्टेट को राइट्स देने लोगों को। बट अगर आप सोशलिस्ट कंट्री में देखेंगे तो सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के प्रति, और ये है ड्यूटीज, और ये आपको मिलेगा मेनली सोशलिस्ट कंट्री में। तो मेनली अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखते हैं तो कैपिटलिस्ट कंट्री आपका यूके है, ब्रिटेन है, यहाँ से कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ था, देन यूएसए है, फिर मेनली यूएसए में ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ये आपको ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट मिलेगा फॉर्मल यूएसएसआर और स्पेसिफिकली रशिया। तो हमने भी ये कॉन्सेप्ट रशिया से लेके आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये है क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एट मैक्स 5 या 6 पॉइंट है जो आपको याद रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने कॉपी किया था रशिया से, वेरी गुड, अच्छी बात है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडेड बाय? ठीक है, इस एडेड बाय का मतलब ये है कि जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब अडॉप्ट किया था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 1976 में। अब ये वही टाइम था जिस टाइम पे इमरजेंसी। देखिए आप अगेन इन अमित शाह वर्ड क्रोनोलॉजी को समझिए। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी यही है कि आपके देश में इमरजेंसी लगी हुई है, लोगों के राइट्स चले गए हैं, लोगों के पास अब राइट्स नहीं है और लोग अपने राइट की डिमांड कर रहे हैं। बट उस टाइम पे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हो और उनको याद भी दिलाते हो कि सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के प्रति, तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी है। तो कॉन्टेक्स्ट तो यही है। नाउ तो अगेन हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अदरवाइज हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों को जानने का, मेजॉरिटी ऑफ में से आप लोगों का। तो पहला पॉइंट है source from Russia. Second point is fundamental duties were not originally part of Indian constitution. They were added by 42nd Constitution Amendment Act 1976. And third, there are total 10 fundamental duties originally. Originally का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लेके आए थे, बट आफ्टर दैट 11th भी हमने ऐड कर दी थी, 11th भी फंडामेंटल ड्यूटी। और ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, दिस पर्टिकुलर ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब आप बताइए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और हम क्या लेके आए थे? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और हमने क्या क्या चीजें ऐड की थी? अरे बताओ यार, सबके लिए ओपन क्वेश्चन है ये। राइट टू एजुकेशन। वेरी गुड, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल कौन सा है? विच आर्टिकल? 21। आर्टिकल 21 है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट्स के ऊपर एक ड्यूटी भी लगा दी कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी दें, बस यही है और कुछ नहीं है। सो
ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बात करती है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स इन दिस कंट्री टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो जस्ट ये उनके ऊपर ड्यूटी डाली है। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि कितने पेरेंट्स इसे पढ़ते होंगे, इसे पढ़ने के बाद इंस्पायर हो जाते होंगे, तो दैट्स यू मे आर्ग्यू कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो ओरिजिनली देयर वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटी, बट लेटर एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड कर दी 11, तो अभी 11th है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि एक कमेटी बैठी थी, इसको बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी हम लेके आए थे। तो जस्ट एक कमेटी थी, कुछ इसमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। एंड फिफ्थ पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये तो थी, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था इनका 51A। आप याद कीजिए 51 पे डीपीएसपी खत्म हो जाती है, तो उसमें ही हमने एक एक्सटेंड कर दिया 51A। और पार्ट कौन सा है? तो डीपीएसपी का पार्ट था 4, ये हमने बना दिया है पार्ट 4A। तो ये क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था क्रोनोलॉजी में ही था, पार्ट 3, पार्ट 4A, पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी कोई अमेंडमेंट होगा तो आप क्या करते हो, उसमें सब क्लॉज बना देते हो उसके। तो जैसे आप देखोगे ये 15A, 21A, तो जहां पे भी आपको मिले 21A, 21B, इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये बाद में अमेंड किया गया था। ओके, तो 4 पॉइंट तो ये हो गए, 2-3 पॉइंट और है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको ये रखना है सी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उन पे कभी क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, बट उन पे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, एक और यहाँ पे आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन के लिए है, ये सिटीजन्स के लिए है, आप नॉन सिटीजन को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, बस यही पॉइंट है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, दीज आर, सिक्स्थ है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल। देखिए नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने के बाद ये फोर्स नहीं हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ तो गई है, लेकिन ये सारी चीजें फोर्स नहीं है। बट यस, गवर्नमेंट कोई लॉ बना के फोर्स कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे दे तो ये ड्यूटी आपके ऊपर फोर्स हो सकती है। ये मैं आपको सही मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, नेशनल एंथम पे आपको खड़ा होना है, वो इसी से रिलेटेड है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में 5 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इतना ही हम पढ़ते हैं, तो इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ डाउट? लास्ट में पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, वो सुन लेना। 2-3-4 मेन है। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, एंथम, तो जो नेशनल सिंबल है उनकी रिस्पेक्ट करो। सेकंड, नेशनल जो स्ट्रगल था उसको थोड़ा उनको डिग्निटी दो, एक्सेट्रा। देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी उसे प्रोटेक्ट करो। डिफेंड द नेशन इन टाइम ऑफ नीड, देश को जब जरूरत पड़े तो आगे बढ़ के हेल्प करो। सो दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। देन अगेन प्रमोट हार्मोनी, ब्रदरहुड को बढ़ाओ, कल्चर को प्रिजर्व करो, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करो, देश में साइंटिफिक टेम्पर हो, सुपरस्टिशन ना हो। आज आप देखते हो ना हमारे देश में, सी नाउ यू कैन इमेजिन कि हम कितना आगे बढ़े। दिल्ली में, देश की कैपिटल में, न्यूज़पेपर में, आपने कभी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना, तो वहां पे मिलेगा किसी बाबा का ऐड होगा, और उसमें 2 उनकी क्लासिक लाइन होती है, नौकरी पाने के लिए हमसे संपर्क करें, और एक होता है मन चाहा प्यार पाने के लिए हमसे संपर्क करें। तो कैन यू इमेजिन इन 21st सेंचुरी इन दिल्ली, हिंदी न्यूज़पेपर में आपको इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो कोई लॉ नहीं है। फर्स्ट स्टेट थी जो सुपरस्टिशन के अगेंस्ट लॉ लेके आई है, दैट स्टेट वाज महाराष्ट्र, आई गेस वे बैक इन 2016 और 17। सो यू मे से दैट कि साइंटिफिक टेम्पर देश में लेके आना, दिस इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो कोई भी स्टेट इसको लेके आ सकती है। देन टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज, अनदर फंडामेंटल ड्यूटी।
फॉरेस्ट को कंजर्व करो, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी टू ऑल द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, ये याद रखना आप सबके लिए, एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. आप जिस भी काम को करें उसमें एक्सीलेंस अचीव करें. नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए, पेरेंट्स भी बोलते हैं, बट दिस इज आल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी. कोई भी देश, कई बार आप बोलते हो इंडिया बेकार है, गंदा है, कुछ नहीं है, सरकार बेकार है, बट कोई भी देश उतना ही अच्छा होता है जितने उस देश के सिटीजन अच्छे होते हैं. देश कुछ नहीं है, सिटीजन्स को मिला के देश बनता है. पॉलिटिशियंस अगर क्रिमिनल्स हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप देश के लिए बोलोगे देश ऐसा है वैसा है, तो आपका इंटरव्यू में एकदम से इंप्रेशन खराब हो जाएगा. देश वो ये सोसाइटी मिलके बनाती है. अगर आप क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियन बना रहे हो तो बनाया किसने? हमने. हमारे देश में कैन यू इमेजिन कि एक पैंडेमिक लग गई हमारे देश में लोगों को हाइजीन सिखाने के लिए कि पब्लिक प्लेस पे आप गुटखा खा के ना थूके. इसको सिखाने के लिए ये एक पैंडेमिक की जरूरत पड़ी. जब भी आप हैंड वॉश करें, हैंड वॉश के लिए कैंपेन चला रहे हैं. अब तो चलो सैनिटाइजेशन, ये एक पैंडेमिक ने ही सिखा दिया कि आप कितने हाइजीनिक है. अगेन स्वच्छ भारत के लिए तो सीपी में जाके देखो, वहां पे भी आपको कॉर्नर्स बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, और वहां पे दिल्ली की क्रीम क्लास आती है. मेट्रो में देखो, जो दिल्ली की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्लास है, प्रीमियम क्लास है. जस्ट आप देखोगे, मुझे तो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन ऐसा लगता है कि एक साइड इंडिया है जो एंटर करना चाह रहा है, दूसरी साइड पाकिस्तान है. तो इस तरीके का फेस ऑफ हो जाता है. सो एक देश उतना ही महान है जितने उस देश के सिटीजन्स महान है. तो कोई भी देश में दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें इंस्टीट्यूशनल नहीं है, लोगों में है, साइकोलॉजी में है, वो ठीक करना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी. आई होप आई रेस्ट माय केस. बताओ आपको कोई कुछ पूछना है, फिर आगे चलते हैं. हेलो. Yes, sir. क्या इमोशनल होके बैठ गए क्या सारे लोग? नहीं सर, समझ आ गया. तो यस या नो तो बताया करो. मेरे लिए यहाँ पे कैमरे के सामने बैठ के पढ़ाना इंसेंटिव, बहुत अच्छा पढ़ाऊं या बिल्कुल लो पढ़ाऊं एनर्जी बचाते हुए, उसके बीच का गैप यही है कि आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो. अदरवाइज मैं धीरे धीरे फटाफट करा के भाग जाऊंगा. सर, द न्यू हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ कर्नाटका ऑन मैरिज इज फंडामेंटल ड्यूटी और राइट. ये कौन सा है? द न्यू हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ कर्नाटका ऑन मैरिज, किसी को पता है? मैंने नहीं सुना है मैडम. बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल. सर ये वो वाला सर न्यू ऑर्डर जो आया है वो ये मतलब मेरे को पूछना था कि ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटी या राइट में मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या उन्होंने नया ऑर्डर पास किया है अभी, तो वो राइट है सिटीजन्स का, मतलब ड्यूटी है. नंबर 1 राइट ही बना दिया है उन्होंने. नंबर 1 कॉमन सेंस. अगर आप हाई कोर्ट पहुंचे हो, दैट मींस इट इज अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट. ड्यूटीज आर सपोज्ड टू बी फॉलो, वो तो करनी ही पड़ेंगी. तो ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट नहीं जाओगे, राइट्स के लिए जाओगे. अच्छा, तो सर वो मतलब अपने चॉइस के उससे मैरिज करना जो, और अब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, दैट इज नाउ अ राइट ऑफ सिटीजंस. वो राइट पहले से ही था, बट कभी वो राइट चैलेंज होता है तो वो ध्यान में आता है. दैट वाज वो मतलब अनरिटन था, अंडरस्टूड था कि ये तुम्हारा राइट है, बट सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हाँ ये भी राइट है. तो बेसिकली वो ये जो केस बोल रहे हैं, आई थिंक कार्तिक बोल रहा था. तो बेसिकली आपने, क्योंकि आई थिंक आपने अब भी बोला आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं, तो बेसिकली इस केस में वही बोला हाई कोर्ट ने, हाउ कैन द कोर्ट, जो पहले भी बोला गया, आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला था यही चीज कि हाउ कैन द कोर्ट इंटरफेयर इन टू एडल्ट पीपल, यू नो, इन डिसाइडिंग whom they should marry and all. तो उसने, द गर्ल इज हियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसकी खुद की मर्जी है, शी इज वेल साउंडेड, शी इज वेल साउंडेड, साउंड माइंड की है, तो ऑब्वियसली शी कैन डिसाइड whom she wants to marry. They both can decide. बट उसमें वो केस कोर्ट में पहुंचा क्यों था? वो आर्गुमेंट क्या थी? हाँ, क्योंकि उसको सर वही उसको मतलब इस केस में उसको तो महिला संगठन वहां पे लेके गए थे उसको, उसके इवन उसके विश के खिलाफ.
तो द हस्बैंड हैज फाइल्ड अ केस एज एन हेबियस कॉर्पस का केस किया है कि रिलीज Yes. माय वाइफ करके। सी वहीं पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। अगर हीबियस कॉर्पस रिट लगी है, दैट मींस किसी ने बोला होगा कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यस सर वो कौन सा होगा? इसमें 21 भी एंगेज हुआ होगा। यस राइट टू लाइफ। यस सर, उसी में कोर्ट ने वही बोला है सर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वही है। यस सही है ना? यस सर, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी वही बोला है सर। सी देखिए, मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स में होता क्या है, बस इसको खत्म। ये पहले बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये क्लियर है या नहीं? मैं थोड़ा सा भी अगर क्लियर नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ राइट एंड अ ड्यूटी, तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ, बट पहले आप ये बताइए कि ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते तो उस केस में फिर क्या कुछ होता है मतलब? जी मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए, इस ग्राफ को देखिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। दिस इज अ इंडिविजुअल। नाउ ड्यूटीज आपको पुश कर रही है कि आप ये करिए, आपको पुश कर रही है कि ये आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट इनको जो एनफोर्समेंट हो रहा है ना, ये एनफोर्समेंट की, ये आपको ड्यूटीज फॉलो करनी है, ये एनफोर्समेंट सिर्फ मॉरल है, ये एनफोर्समेंट सिर्फ मॉरल है, आपको ये फॉलो करनी है। आप फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी करें, आपके पास कोई लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये करनी है। बट पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ टू फॉलो फंडामेंटल ड्यूटी। तो पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है, बट अगर लॉ नहीं बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये 1976 में आ गई थी, तो इनके बीच में कोई ये आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहे। सी, आप न्यूट्रल हो, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बोल रही है, आप सीपी में जा रहे हो और वहां पे एक पार्क, लेट्स से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कोई पड़ी हुई है, कोई चेयर गिरी हुई है किसी पार्क की, तो दैट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बोल रही है कि इसको उसको प्रोटेक्ट करो। अगर आप नहीं कर रहे हो, चुपचाप निकल के जा रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपसे बोला जा रहा है देश में यूनिटी को बढ़ाइए, आप अगर नहीं बढ़ा रहे हो, आप न्यूट्रल हो कि मैं तो नहीं बढ़ा रहा, कोई इशू नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कुछ कीजिए पॉजिटिव, अगर आप नहीं कर रहे हो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप उससे उल्टा कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप दंगे करा दो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को चेयर उठाने की बजाय उसमें किक मारते हुए जाओ, तो केस हो सकता है। नाउ आपसे बोला जा रहा है कि यू शुड डू समथिंग, अगर आप नहीं कर रहे हो कोई इशू नहीं है, बट कुछ लॉ बने हुए हैं जिसमें आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को बोला गया है कि कर लीजिए, वो करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी नेशनल एंथम के केस में, मैं मिस्टर उनका नाम भूल गया हूँ, 2002 में वो मूवी देखने गए थे, एक बीच में सीन आता है, नेशनल एंथम प्ले होता है, वो खड़े हो जाते हैं, खड़े होके वो नेशनल एंथम पे अपनी रिस्पेक्ट फॉलो करते हैं, दिखाते हैं, बट कुछ लोग हंसते हैं, उन्हें गिल्ट फील होता है, कोर्ट चले जाते हैं, एंड फाइनली कोर्ट ने आई गेस 16 या 17 में जजमेंट दी थी कि भैया अगर नेशनल मूवी से पहले नेशनल एंथम चलाना है। मैंने बोला था उस टाइम पे भी क्लास में ही 17 में कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बट अगेन कभी और डिस्कस करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले लिया, मैंडेटरी नहीं है। यस सर, ठीक है, तो कल को गवर्नमेंट कैन से आपसे बोल सकती है कि ये कीजिए, तो फिर करना पड़ेगा, बट अभी तक कुछ एनफोर्स है, कुछ एनफोर्स नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। नाउ राइट क्या है? सारे राइट आपको मिले हुए हैं, अगर वो राइट आपको नहीं मिले हुए, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट, और जल्दी से आज पार्लियामेंट खत्म करते हैं। सो ओके, तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इज पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट,
देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ आपको फिलोसफिकल नहीं समझा रहा हूँ पार्लियामेंट क्या है, क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी। अभी मैं आपको प्योरली बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देखिए। सो हमारे देश में पार्लियामेंट में वी हैव लोकसभा, देन लोकसभा एंड वी आल्सो हैव राज्यसभा। नाउ अगेन प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, यस, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बट अगर मैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दूं एंड इफ आई आस्क कि प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, अगर मैं मेंबर पूछूं तो आंसर क्या होगा? No. Yes. No. President is not a member of parliament, but president is a part of parliament. Okay. So parliament में 3 चीजें आती हैं, याद रखना, इस पे MCQ बन जाता है। Now we have लोक सभा and we have राज्यसभा। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं अच्छे से क्या है। Okay. So just tell me, आप में से कुछ लोग अगर बताना चाहें, what is the difference between लोकसभा and राज्यसभा? What is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? सर राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस जो डिसॉल्व नहीं होता। Okay, लोकसभा डिसॉल्व होता है Lok 5 Sabha- years once। Very good. लोकसभा में सर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव लोगों के थ्रू आते हैं और राज्यसभा में इनडायरेक्टली। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये टेक्निकल डिफिनेशन थी। अब आप देखिए लोकसभा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पेन की फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं, मुझे लगता है येलो वाला आपको थोड़ी विजिबिलिटी उसकी कम है, या सब ठीक है? सर येलो वाला की थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसे मैं यूज नहीं करूंगा। लोकसभा, लोकसभा इस हिंदी नहीं, इंग्लिश में इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी इनका नाम डिफरेंट डिफरेंट है, और इसको लोअर हाउस भी हम बोलते हैं, लोअर हाउस। सो लोकसभा बोले या हाउस ऑफ पीपल बोले या लोअर हाउस बोले, बात एक ही है। दूसरा आपका होता है लोकसभा की जगह राज्यसभा, एंड देन काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड देन फाइनली अपर हाउस। यहां पे आप इन दोनों टर्म को थोड़ा ध्यान से पढ़े, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। इनका कोई मतलब है तभी ये दोनों वर्ड यहाँ पे मेंशन है। ओके, आएंगे इस पे भी हम, पहले जस्ट बेसिक्स आप पढ़ लेते हैं। देखिए लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली वोट डालते हैं अपने कैंडिडेट को, ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। यहां पे जो पीपल है वो अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं, किसी को भी, और वो कैंडिडेट है वो मेंबर के लिए वोट डालता है। कहां के मेंबर के लिए? राज्यसभा के लिए। यहां पे जो पीपल है वो डायरेक्टली अपने लोकसभा के कैंडिडेट के लिए वोट डालते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट करेंगे, वो व्यक्ति वोट डालेगा। सो इट्स लाइक एक मिडिल मैन बीच में आ जाता है। दिस कॉमन सेंस है, आप समझिए। नाउ दूसरा, अगर आप देखते हैं लोकसभा के लिए अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसकी मिनिमम एज है 25 और यहाँ पे मिनिमम एज है 30। बड़ा बेसिक सा है, कॉमन सेंस। इसके बाद अगर हम अभी अपने लोकसभा की स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट, तो हमारी यहाँ पे लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, एक तो है मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 552।
इसका मतलब है 550 प्लस 2। और अभी कितने मेंबर हैं करंट? तो अभी सर करंट यहाँ पे मेंबर है 545। इसका मतलब है 543 प्लस 2। नाउ I guess most of the students have already attended the present class, तो ये आपको 2 क्लियर होगा। So what do you understand by these two MPs? ये दो से क्या समझ में आ रहा है? एंग्लो इंडियंस chosen by एंग्लो इंडियंस है। सी यहाँ पे जो आपको 443 मेंबर है, these members are elected by people, but ये जो दो मेंबर है, these two member are not elected, these are nominated members। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम इतनी सीटें हो सकती है, बट अभी इतनी सीटें। ये डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ यूटीज। यूटीज के लिए सीटें बढ़ सकती हैं, बट क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है तो सीटें नहीं बढ़ती। नाउ व्हाट अबाउट राज्यसभा? तो राज्यसभा में अगर आप देखते हो तो राज्यसभा में हमारे यहाँ पे मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं 250, और इसका मतलब है 238 प्लस 12 मैक्सिमम। और अभी अगर आप करंट स्टैंड देखेंगे 245 है, इसका मतलब है 233 प्लस 12। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए होता क्या है। ये आप देखिए कि लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। नाउ सपोज दिस इज अवर कंट्री, ठीक है, फेयर इनफ, सही बना है। सो हमने अपने देश को क्या किया हुआ है? हमारा देश नाउ अगर आप देखते हैं तो स्टेट्स में बटा हुआ है, अलग अलग स्टेट्स हैं। यहाँ पे ये अलग है, ये अलग स्टेट है। इस स्टेट को भी अगर आप देखोगे ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो अगर आप ये इतने इलाके को हमने सर्किल किया हुआ है, तो टोटल अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए कितनी है, 543 है। तो हमारे देश में ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पॉपुलेशन है, वो एक व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। हर स्टेट को मिला हुआ है, जैसे यूपी में 80 है, बिहार में आई गेस 40 है, महाराष्ट्र में 48 है। इस तरीके से पूरे देश में हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा की सीट है वो 543 है। बट यहाँ पे एक इशू है। सी यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एक एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ अब एक बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर यूपी को 80 सीटें मिली, वो किस बेसिस पे मिली? बिहार को 40 सीटें मिली, वो किस बेसिस पे मिली? तो सर ये पॉपुलेशन के बेसिस पे मिली। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, रफली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लोग हैं वो बराबर है। तो यानी कि 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन बराबर बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 20 लाख लोग हैं, दूसरी में 10 ही। बट देयर इज अ कैच। अब ये पॉपुलेशन है, ये तो इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन स्टैटिक तो है नहीं। तो क्या हमें ये जो लोकसभा की सीटें हैं इनको रीएडजस्ट करना है? यस, रीएडजस्ट करना है। कब करेंगे? हर सेंसस के बाद। और सेंसस कब होता है? 10 साल के बाद। अब आप इस इश्यू को समझिएगा। तो 1951 में पहला सेंसस हुआ, रीएडजस्ट कर दी उसके बाद सीटें। फिर 61 में हुआ, फिर सीटें रीएडजस्ट करी। फिर 71 में हुआ, फिर हमने सीटें रीएडजस्ट करी। तो इन 51 में तो चलो हुआ ही था। इसके बाद क्या हुआ, 1961 में जब सेंसस हुआ, हमने सीटें रीएडजस्ट करी, तो नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ गई, क्योंकि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अब 71 में फिर पॉपुलेशन बढ़ी, इनकी सीटें फिर बढ़ गई। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीटें तो 543 ही रहेंगी, अगर यूपी की सीटें बढ़ रही हैं इसका मतलब कहीं की पॉपुलेशन कम हो रही है, कहीं की सीटें कम हो रही है। तो बेसिकली था क्या, हमारे देश का ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ की सीटें बढ़ती जा रही हैं। और जो हमारा ये सदर्न इंडिया है, यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है।
यहाँ की पॉपुलेशन रुकी हुई है तो यहाँ की सीटें कम हो रही। अब सदर्न की जो स्टेट थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि यूपी और बिहार की तो पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि यहाँ की सीटें कम हो जाएंगी और यहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी। अब इन स्टेट्स ने ये बोला, सदर्न स्टेट ने, कि सर हम फैमिली प्लानिंग को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उसका हमें नेगेटिव हिसाब, उसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहा है कि हमारा जो पॉलिटिकल वेट है वो कम होता जा रहा है। और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ भी बोल लो, मध्य प्रदेश भी बोल लो, ये सारे लोग अपनी पॉपुलेशन को कुछ नहीं कर रहे, फैमिली प्लानिंग को लेके कुछ नहीं कर रहे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेंस इनका पॉलिटिकल वेट बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि ये जो लोकसभा की सीटें हैं ये फ्रीज कर दी कि 1971 सेंसस के बाद अब हम सीटों को रीएडजस्ट नहीं करेंगे, पॉपुलेशन चाहे कितनी भी बढ़ जाए। कब तक नहीं करेंगे? तो पहले इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, 2001 के सेंसस के बाद सोचेंगे। अब 1 के बाद सेंसस हुआ, 30 साल हो गए, यूपी और बिहार की पॉपुलेशन और बढ़ी, तो फिर अब करते तो फिर क्या होता, सदन की स्टेटों ने फिर दोबारा से अपनी डिमांड कर दी कि करनी नहीं है, क्योंकि अगर सीटें आप एडजस्ट करोगे तो यूपी और बिहार को और ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। फिर सरकार ने अब इसको दोबारा फ्रीज कर दिया था। दोबारा फ्रीज कब तक किया है? 2026 के बाद जो सेंसस होगा, तो 6 के बाद सेंसस होगा 31 में, तो 31 तक फ्रीज है। अब आप इमेजिन कीजिए, आज की डेट में जो यूपी को 80 सीटें मिली हुई हैं, यूपी की पॉपुलेशन है 20 CR, और आप देखिए कि तमिलनाडु को, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, तमिलनाडु को सीटें मिली होंगी लेट से 40, और उसकी पॉपुलेशन है जो भी होगी लेट से 8 CR। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना कि यूपी क्या है, क्या सही बता रहा हूँ, यहाँ इसकी 8 CR है तो 5 टाइम हो गई। हाँ, इसको 5 टाइम मिली हुई है सीटें, और इसको तो सिर्फ 4 टाइम मिली हुई है, सही है। तो अब आप 30 साल 50 साल पहले की पॉपुलेशन के आधार पे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप आज के आधार पे करेंगे 2021 के आधार पे, तो पता चलेगा कि यूपी की सीटें बढ़ के और 100 ना हो जाए, और सीटें कम कहाँ की होंगी? तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये बड़ा अगेन पॉलिटिकल इशू है। अब ये बताइए यहाँ पे कितने लोगों के ऊपर से गया, कितने लोगों को समझ में आया? सर आ गया, Got it, sir. आ गया सर समझ। यानी कि आज तो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडियन लोगों की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको सीटें कम मिली हुई हैं, और कल को जब आप इसको ठीक करेंगे तो सदर्न की स्टेट प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि आज भी सदर्न की स्टेट में कोई पॉपुलर लीडर है उसका पीएम बनना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक हिंदी बेल्ट पे पकड़ना हो, तो आने वाले टाइम में एक प्रोटेस्ट का एरिया ये भी हो जाएगा, डेफिनेटली ह्यूज प्रोटेस्ट होगा अगर आप इसको चेंज करेंगे तो। सर वही तो ना, क्योंकि वो फिर वो ना नॉर्थ इंडियन डोमिनेशन का प्रोटेस्ट हो जाएगा ना फिर साउथ से, राइट? क्योंकि अगर सीट्स यहाँ पे बढ़ा दिया तो जैसे हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन हो जाएगा, फिर मतलब वही सब चीजों को लेके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्या सर? क्योंकि इनका सीट्स वो हो जाएगा ना, अगर कम हो जाएगा साउथ का, तो वही ना उनका से भी तो पॉलिटिकली कम हो जाएगा ना, पॉलिटिकल वेट जो आप बोल रहे हैं, राइट? बट डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यूपी के बिहार के 10 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन 40 सीटें कर रही हो और किसी राज्य के 6 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन 40 सीटें कर रही हो, सो दैट इज आल्सो इनजस्टिस। हाँ सर, इनजस्टिस, उनका भी तो गलती नहीं है ना यहाँ पे। अगर एजुकेशन, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ गलती नहीं है, इट्स ओके, बट आप सदन के हिसाब से सोचेंगे सही लगेगा, आप इंडिया के हिसाब से सोचिए ना, कि देश के हिसाब से। तो आप एक इलाके की आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो हिंदी वाले हैं, वो यूपी वाले हैं? ये स्टैंड आप नहीं ले सकते। डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन नीड्स टू बी, वो करेक्ट होनी ही चाहिए। उनको बुरा लगेगा, दैट्स इट, समझ रहे हैं, बट जस्टिस तो उसी में है ना कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सर इन फ्यूचर अभी जैसे फ्रोजन की हुई है सीट्स, तो पॉपुलेशन तो बढ़ी हुई है नॉर्थ इंडिया की, बिल्कुल तो हाँ, तो सर अगर हम सीट्स एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब सीट्स टोटल उतनी ही रहेंगी, तो फिर इनइक्वालिटी तो हमेशा रहेगी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं आती। देखना होगा। सी अब ये करंट इशू भी मैं आपको बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड,
कि अभी क्या हुआ था, जस्ट आज मैं इस बॉडी के, आज तो नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इस बॉडी के बारे में आपको बताऊंगा। आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में कभी सुना है? फाइनेंस कमीशन मैंने बताया होगा। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इट रिकमेंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है, इतना टैक्स कलेक्शन है, उसका कितना शेयर स्टेट्स में बटेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला 42% देना है, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। बट स्टेट्स में जब ये पैसा जाएगा तो किस स्टेट को कितना दोगे उसके लिए एक फॉर्मूला है। उसमें स्टेट का एरिया आप कंसीडर करोगे, उसकी इनकम कंसीडर करोगे, पॉपुलेशन भी कंसीडर करोगे। सुनिए अब, तो 14 फाइनेंस कमीशन तक जो पॉपुलेशन कंसीडर की जाती थी वो की जाती थी 1971 सेंसस। 15 ने बोला कि हम कंसीडर करेंगे 2011 सेंसस की, और पॉपुलेशन को वेटेज थी उस टाइम पे, अच्छी खासी वेटेज थी, 25 में बोल रहा हूँ, 14 में। सो कौन सी स्टेट अब प्रोटेस्ट करेंगी अगर आप पॉपुलेशन 2011 की लेंगे तो? सदर्न की स्टेट प्रोटेस्ट करेगी। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक वे आउट निकाल लिया था, अच्छा वे आउट था, निकाल लिया था, चलो ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर इन फ्यूचर भी कभी लोकसभा की सीट्स कुछ एडजस्ट नहीं हो सकती, जैसे डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली? सॉरी, आप बताइए। जो सीट्स हैं लोकसभा की, वो इन फ्यूचर भी कभी एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इनइक्वालिटी तो हो ही रही है। सी, आप सीट्स को बढ़ा के 543 को बढ़ा के 600 कर दो, बात वो नहीं है। बात ये है कि यूपी के 20 करोड़ लोगों को 40 सीटें, 80 सीटें रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो रेशो पूरे देश में सेम होना चाहिए। बट अगर आप आज के हिसाब से मैं आपको रेशो में बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या है। अगर आप यूपी और बिहार में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20-25 लाख लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पे एक एमपी बनता है। लेकिन अगर आप सदर्न स्टेट में देखेंगे तो पॉपुलेशन 15-16 लाख मिलेगी बस। तो यानी कि यूपी, क्योंकि ये 1971 सेंसस के आधार पे है सीटों का डिवीजन, लेकिन पॉपुलेशन तो आज 2020 में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यूपी में एक एमपी है, वो 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक सदर्न की स्टेट का एमपी सिर्फ 15-16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, आप तो ये आर्ग्यू तो आप कर ही सकते हो कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ने दी, बिल्कुल ठीक है, नहीं बढ़ने देनी चाहिए थी। बट अब अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उन लोगों को इक्वल राइट तो देना ही पड़ेगा। नाउ यू कैन नॉट आर्ग्यू कि उनको राइट नहीं मिले। पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए थी, वेरी गुड, बिल्कुल रोक लेना चाहिए था, गलती हो गई, बट अब तो इक्वल राइट देना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए भी तो एक वे आउट निकालना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो वे बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या तो ना, फिर जो एक पोर्शन ऑफ द कंट्री बोलेगा वही होगा बाकी सब में। तो आप इकोनॉमिक टर्म्स में कोई वे आउट निकाल सकते हैं, बट पॉलिटिकली तो 1 वोट 1 वैल्यू ही करना पड़ेगा। आप उसको ये मत देखिए, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना कि ये सदर्न इंडिया वर्सेस ये है, तो इसमें आप कभी भी अच्छी ओपिनियन नहीं रख पाएंगे। आपको ये देखना है कि इंडिया का हर एक सिटीजन मेरा है, पूरा देश सेम है, हर देश के व्यक्ति को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है, चाहे यूपी से, बिहार से हो, तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो। लेकिन यस, कुछ स्टेट्स को एक प्रिविलेज मिली हुई है, तो अगर वो जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। बट लेट्स सी, देखो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि वो एक रीजन के तो इंटरेस्ट में होते हैं, लेकिन नेशन के इंटरेस्ट में नहीं होते। आपका किसी भी डिसीजन लेने का, ये मैं इस क्लास में तो कुछ भी बोलूं, लेकिन अगर आप कहीं भी जीडी वगैरह में बोलेंगे तो आपको नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी रीजन को प्रायोरिटी दे देते हैं ओवर नेशन, तो वो नहीं चलेगा, वो फिर फंस जाओगे। सही है ना? आइए चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं। चली रहा था
सो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला आई गेस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. Yes, sir. यस सर. देखिए हमारे देश में ये इंडिया के बारे में ये एक डोमेस्टिक थॉट नहीं है, इंटरनेशनल थॉट है. ये इंटरनेशनल एक कंसेंसस है. जब भी वो लोग इंडिया को डिफाइन करते हैं बोलते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता है और इंडिया कमिटमेंट करता है बस, बट चाइना डिलीवर करता है. हम इंटरनेशनली भी दूसरे देशों से जाते हैं ना, बस कमिटमेंट करते रहते हैं, रिस्क नहीं लेते, डरते रहते हैं और बिल्कुल कोई मेन स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम ले ही नहीं पाते. इंडिया को इसलिए सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है. यू कैन आर्ग्यू कि वो सही है गलत है, बट जस्ट एक ग्लोबल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ. सी, हमारे देश में जो भी इश्यूज हैं, कितने भी कंट्रोवर्शियल हो, उनको डिबेट करना, उनको डिस्कस करना, उनको सॉल्यूशन की डायरेक्शन में ले जाना, ये कोर्स होना चाहिए. हाँ, इसमें भी कंसेंसस हो, सारी चीजें हो, बट इशू को अवॉइड करना इट्स नॉट द सॉल्यूशन. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में. सी अगेन, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. 1950s में आपको समझ में आएगा, जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होता है और सर्विस होता है, हमारे देश में 130 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जो एयरक्राफ्टों को रिपेयर करती. वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के जितने भी जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट थे, सब इंडिया में सर्विस और रिपेयर होते थे. उस टाइम पे चाइना में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ए भी नहीं था, कुछ नहीं था, जीरो था. बट हमारे देश की इस 5 ईयर वाली मेंटेलिटी ने, पंचवर्षीय योजना पे ध्यान देते हैं. हम उन्हीं इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ही पैसा लगाएंगे जिसका रिजल्ट 5 वर्ष में दिख जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष में हमें दोबारा इलेक्शन लड़ना है. और कोई भी ऐसी चीज जो डिस्प्यूटेड है उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे. आज क्या हुआ है, हमारा ये जो सारा डिफेंस की सारी चीजें थी, हमने किसी पे खर्च ही नहीं करा. जो हमारी डिफेंस की R&D थी, किसी पे खर्च नहीं करा, क्योंकि आज आप 5,000 करोड़ रुपए दो, उसका इफेक्ट तो 15 साल के बाद दिखेगा. तब तक तो पता चले आप पावर में हो या नहीं. हम यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे, कहीं और खर्च करेंगे, सो दैट हमारी 5-10 सीटें निकल जाए. नेशन के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को देखेंगे. इस 5 वर्ष की योजना ने इंडिया को यहाँ पे करा है. आज आप देखिए, हम रफाल कैटेगरी की जो फाइटर खरीद रहे हैं, चाइना वैसे फाइटर बना रहा है. हाँ, क्वालिटी में चाइना की इतनी अच्छी नहीं, बट एटलीस्ट चाइना बना तो रहा है. और चाइना का 1950s में कुछ भी नहीं था. अब ये एक पॉलिसी क्वेश्चन होना चाहिए इस देश के यूथ को, ये नहीं कि 1950s में जो हमारे पास इतनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का बेसिस पड़ा था. और सुनिए, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि हम तो गरीब देश थे, डिफेंस पे खर्च ही नहीं किया. गरीब देश थे, बट हमने डिफेंस पे खर्च किया. 1950 से ही खर्च कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ऐसे कंसिस्टेंट थ्रेट है कि उनकी वजह से खर्च करना पड़ रहा है. तो आपने सर यहाँ पे खर्च क्यों नहीं किया, जब 1950s में इतना अच्छा हमारे देश में वो था. और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, हमारे देश में एक्सेप्ट इसरो, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केस में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आप एक अच्छा एग्जांपल दे दिए, कुछ आपको नहीं मिलेगा. तो ये 5 ईयर मेंटेलिटी जो पॉलिटिशियंस की है ना, इसने भी हमारे देश को बहुत पीछे लेके गया. जिसका एक इनसाइट था, इसके बारे में आपको भी सोचना, कुछ और दिमाग लगाना. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए. लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस एंड दिस इज अ परमानेंट हाउस. दिस इज अ परमानेंट हाउस क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर है वो 5 साल के लिए आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये 17th लोकसभा है. अब ये जो मेंबर आए हैं वो आए हैं 2019 में, मई में आए होंगे, अप्रैल में. इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा 5 साल के बाद, जिस दिन ओथ लिए 2024 में. उसके बाद आएगी फिर 18th लोकसभा 2024 से
2029 तक, फिर 19th लोकसभा। लोकसभा ऐसे चलता है। अब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो एमपी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे देश में राज्यसभा में क्या होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि 15th राज्यसभा या 16th राज्यसभा, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि राज्यसभा का सिस्टम दूसरा है। इसको मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर ये बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि इसको समझाने के लिए कि
ओके सो गाइस आ गया मैं, मेरा फोन सॉरी लैपटॉप से टर्न ऑफ हो गया था, ध्यान नहीं दिया था मैंने। आई वाज थिंकिंग कि 10-15 मिनट चल जाएगा। सो आते हैं वापस, क्योंकि आप में से जितने भी लोग हैं अभी इट्स 9:50, 10:10 तक क्लास को खींच सकते हैं ना अगले 20 मिनट? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, इसको खत्म ही कर देते हैं। बाकी जो जाने वाले हैं उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक पाया है। ये सारी चीजें आप साइड बाय साइड नोट करते जा रहे हो ना? हेलो? यस सर। ठीक है। सो देखिए, लोकसभा क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा में मैं उसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि लोकसभा इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस हाउस एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस हाउस। सो it is a continuous house, so it can't be dissolved, can't be dissolved। ये पॉइंट बस आप थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट ही कर रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। इट कांट बी डिसॉल्व, इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते राज्यसभा को ना, होता क्या। देखिए आपने दो तरीके के कोचिंग सेंटर देखे होंगे। लोकसभा इज लाइक कि पहला कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट को बैच स्टार्ट होता है और एक साइकिल के बाद बैच खत्म हो जाता है, बैच 1। सभी बच्चों ने 1 अक्टूबर को एडमिशन लिया एंड 31 दिसंबर को बैच खत्म हो जाएगा। बैच 1 फिर बैच 2 बनेगा, फिर बैच 3 बनेगा। तो इस तरीके से लोकसभा चलता है। राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूअस हाउस, कोई बैच के स्टार्ट होने की डेट नहीं है, कोई एंड होने की डेट नहीं है। बच्चे आते हैं और अपना 6 साल का टेन्योर पूरा करते हैं, निकल जाते हैं। एक यहाँ पे आएगा, वो यहाँ से 6 साल पूरा करेगा, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ से 6 साल पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंपेयर करके देखिए कि कोचिंग सेंटर 6 महीने का आपको कोर्स दे रहा है, तो जो बच्चे फैब में आएंगे वो अगस्त में निकल जाएंगे, जो बच्चे फैब के बाद फिर अप्रैल में आएंगे वो 2 महीने बाद और निकलेंगे, तो जो अप्रैल में आएंगे वो निकलेंगे आपके 6 महीने 4-10 वो अक्टूबर में निकलेंगे, तो जून में आएंगे वो दिसंबर में निकलेंगे। ऐसे ही ये चलता है। अभी होता कैसा है सुनिए, लोकसभा में 2019 में सारे मेंबर्स एमपी बन गए 243, 5 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा 224। राज्यसभा में क्या होता है कि एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर, जो 1/3 मेंबर है उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है एंड 1/3 नए मेंबर आते हैं, न्यू मेंबर है। यानी कि अगर आप देखें कि इसका टेन्योर 6 साल का है, तो लेट्स से 2019 में 1/3 रिटायर हो गए, 1/3 नए आएंगे। अब ये जो यहाँ पे 1/3 आए हैं ये चलेंगे 2019 में 6 साल आप जोड़िए, ये चलेंगे लेट्स से 25 तक। अब हर 2 साल के बाद 2021 में फिर 1/3 निकल जाएंगे, फिर 1/3 नए आएंगे। अभी जो 1/3 नए ये चलेंगे, 21 वाले चलेंगे 27 तक। उसके बाद फिर 2023 में 1/3 निकल जाएंगे, जो निकलेंगे फिर 1/3 नए आएंगे। अब ये 23 वाले चलेंगे फिर 29 तक, फिर 25 में आएंगे, 25 वाले चलेंगे फिर 31 तक, फिर जो 27 वाले और 33 तक चलेंगे। तो ऐसे ही ये घूमता है। So this is a continuous house, cannot be dissolved। इस लाइन को याद करना, every 2 year 1/3 member completes their tenure and 1/3 new member were elected in राज्यसभा। और लोकसभा में तो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं। 5 साल किस डेट से? डेट ऑफ ओथ, जिस दिन एमपी ओथ लेते हैं उसके 5 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? If any of the student have doubt, please let us know। जी या बताइए, डाउट है अगर किसी को तो। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है।
इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं बैकग्राउंड में बताऊं ये स्टार्ट कैसे होता, बट अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाना ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊं, लोकसभा है, यहाँ पे जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम बोलते हैं स्पीकर, एंड राज्यसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये आपका लोकसभा है, यहाँ पे सारे मेंबर बैठे हुए हैं जो इन मेंबर्स की एक्टिविटी को कंडक्ट कराता है। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो स्पीकर है, अगर आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है, डिबेट होनी है, तो जो हाउस की फंक्शनिंग करता है उसका हेड ऑफिसर होता है आपका स्पीकर। लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस पोस्ट को बोलते हैं स्पीकर, एंड राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट को बोलते हैं चेयरमैन। इन दोनों के बारे में आपको एक दो पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट, क्या स्पीकर इज स्पीकर, या सुन लीजिए, स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ हाउस। जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का एक मेंबर ही होता है। होता क्या है, लेट्स से 2019 में इलेक्शन हुआ तो 543 नए मेंबर आए, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, मैं पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ, 543 नए मेंबर आए। अब 543 में से ही किसी एक को हम स्पीकर बना देंगे, लेकिन उसको मेजॉरिटी वोट मिलनी चाहिए। अब मेजॉरिटी वोट का मतलब है 273 मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट बनाने के लिए भी मेजॉरिटी वोट मिलनी चाहिए। तो नॉर्मली होता यही है, जिसके पास मेजॉरिटी है वो ही गवर्नमेंट बनाता है, वो ही अपने किसी कैंडिडेट को स्पीकर बना देता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 2014 में स्पीकर कौन थे 16 लोकसभा में, बताइए, मैं नाम बोल रहा हूँ, लेडी थी, हेलो, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, राइट। सुमित्रा महाजन वाज अ एमपी फ्रॉम मध्य प्रदेश, और अभी जो है वो राजस्थान से एमपी थे। अभी के लोग स्पीकर कौन है? ओम बिरला। यस। तो आपको समझ में आया, जो स्पीकर होता है, पॉइंट याद रखना है कि वो एक एमपी होता है, उस हाउस का मेंबर होता है, और जो भी गवर्नमेंट बनाता है पार्टी, वो ही नॉर्मली अपना स्पीकर भी बनाती है, या कोएलिशन भी हो सकता है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे चेयरमैन से, तो चेयरमैन तो एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे मुझे आपको वर्सेस में बताना था कंपैरिजन में। सो लोकसभा स्पीकर जो होता है, स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द हाउस, बट चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि चेयरमैन जो भी वीपी होता है, वाइस प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा है कि वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। दूसरा, क्या स्पीकर का इलेक्शन होता है? यस, इलेक्शन होता है सर। क्या चेयरमैन का इलेक्शन होता है? क्या राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन होता है? सर नो सर, वाइस प्रेसिडेंट है। नहीं होता है, क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन नहीं होता। ओके, सो ये चेयरमैन वाला। अब देखो यहाँ पे एक इंडिया में अभी हम क्या करते हैं, एक ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन फॉलो ये करते हैं कि जो स्पीकर होता है, नॉर्मली वो स्पीकर तो होता है रूलिंग पार्टी से, क्योंकि स्पीकर को जीतने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, और मेजॉरिटी रूलिंग के पास है। तो एक हम ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर है उसको बना देते हैं अपोजिशन पार्टी से। अगेन दैट्स जस्ट अ ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन है। कल को ऐसा हो सकता है कि बीजेपी डेप्यूटी स्पीकर भी अपना ही बना दे, क्योंकि इट जस्ट अ अच्छे, ऑल्दो इट इज अ हेल्थी ट्रेडिशन, होना चाहिए ऐसा, सो दैट
अपोजिशन को ये ना लगे कि यहाँ पे तो सारा एक ही पार्टी अपना काम चला रही है, हम हमारे साथ इनजस्टिस होगा, तो डेप्यूटर स्पीकर भी प्रिजाइड करेगा ऑफिसर को, तो उन्हें थोड़ा ठीक लगता है। तो ये है ना, इन दोनों की पावर का मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग नॉर्मली बिल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बिल सिर्फ लोकसभा से पास होते हैं, कुछ राज्यसभा से, लेकिन कुछ बिल्स की हम ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं जिसमें लोकसभा भी होता है और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। तो ये जो ज्वाइंट सेशन होता है, इस ज्वाइंट सिटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, एंड ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। याद रखना है, इसका ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो चेयरमैन नहीं होता है, वो स्पीकर होता है, और ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है आपका प्रेसिडेंट। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, तो इतना यहाँ पे काफी है। चलो टाइम बहुत पूरा है आज के लिए, अगर कुछ डाउट है तो यू में आस्क, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो यू में आस्क, कुछ पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो कुछ, एनी डाउट करंट अफेयर से रिलेटेड भी, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू में आस्क। सर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जॉइंट सिटिंग का, वो स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है, लाइक लोकसभा का या राज्यसभा का? मैंने जस्ट अभी बताया है, ज्वाइंट सिटिंग में जस्ट